पार्ट 1 भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। आदिकाल में मनुष्य को बोलना भी नहीं आता था। वह संकेतों के माध्यम से अपने मन के भाव प्रकट करता था। धीरे धीरे उसने अपनी बात समझाने के लिए कुछ चिन्ह बनाने सीखे, जिन्हें लिखकर अपनी बात व्यक्त करना सीखा। इस प्रकार भाषा का जन्म हुआ। भाषा के माध्यम से मनुष्य सरल और स्पष्ट रूप से अपनी बात कहने और दूसरों की बात समझने में समर्थ हो गया। इस प्रकार बोलकर व लिखकर अपनी बात दूसरों को समझाना और सुनकर व पढ़कर दूसरों की बात समझना भाषा से ही संभव हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। भाषा के दो रूप हैं। मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज, यह भाषा का मूल रूप है। बचपन से ही हम अपने परिवार से सुनकर मौखिक भाषा सीखते बोलते हैं और बड़े होकर भी हमेशा मौखिक भाषा द्वारा अपने विचार प्रकट करते हैं तथा अपनी बात दूसरों को समझाते हैं। मौखिक भाषा का प्रयोग बातचीत, भाषण, चर्चा, वाद विवाद आदि में किया जाता है। लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वह लिखना सीखता है, क्योंकि केवल बोलने से ही काम नहीं चलता। बहुत से विचार व्यक्त करने के लिए लिखने की आवश्यकता होती है। पहले फोन या टेलीफोन नहीं थे, तब एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने मन की बात लिखकर ही भेजी जाती थी। इसके अलावा मुंह से बोली हुई बात को हम भूल भी सकते हैं। लिखकर वही बात लंबे समय तक हमारे साथ रह सकती है, जैसे कबीर दास जी के दोहे, कुछ जरूरी बयान या प्रतिलिपि इत्यादि, जो सहेज कर रखे जाते हैं। इस प्रकार लिखित भाषा का प्रयोग पत्र, तार, पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, बैंक, न्यायालय आदि में किया जाता है। सांकेतिक भाषा, सिंबॉलिक लैंग्वेज, कभी कभी हम संकेतों या इशारों से भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, जैसे इधर आओ, उधर जाओ हाथ के संकेत है, चुप रहो मुंह पर उंगली रखकर। इसे हम भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं। परंतु सांकेतिक भाषा को व्याकरण में मान्यता नहीं दी जाती है। इसी प्रकार हमारी तरह पशु पक्षी भी तरह तरह की ध्वनियाँ निकालते हैं, पर ये ध्वनियाँ भी भाषा नहीं कहलाती। इन्हें हम उनकी बोली, क्राय कह सकते हैं। बोली, डायलेक्ट, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। बोली का लिखित रूप प्राय नहीं होता, जैसे राजस्थानी, भोजपुरी, बुंदेली, मारवाड़ी, हरियाणवी आदि प्रचलित बोलियां हैं। मातृभाषा, मदर टंग, बच्चा जो भाषा अपने माता पिता तथा अन्य पारिवारिक सदस्यों से सर्वप्रथम सीखता है, वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। हमारे देश में प्रत्येक प्रदेश की मातृभाषा अलग है। राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज, देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, वह उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। आजादी के बाद 14 सितंबर
1949 को हिंदी राष्ट्रभाषा घोषित की गई। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की प्रमुख भाषाएं। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के साथ निम्नलिखित 21 भाषाओं को मान्यता दी गई है: असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत तथा सिंधी। लिपि स्क्रिप्ट। जिस भाषा को बोला गया उसे लिखने की भी आवश्यकता पड़ी। भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए। यही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। भाषा को प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह होता है। इन चिन्हों के लिखित रूप को ही लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाओं की लिपियां भी अलग अलग है। जैसे भाषा लिपि: हिंदी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, मराठी देवनागरी, गुजराती देवनागरी, नेपाली देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, कश्मीरी शारदा, अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी, बांग्ला बांग्ला, तमिल तमिल, चीनी चित्रलिपि। व्याकरण ग्रामर। जिस प्रकार हमारे जीवन में अनुशासन का महत्व है, उसी प्रकार भाषा के बोलने, पढ़ने और लिखने में व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। भाषा की व्यवस्था के नियमों का समूह ही व्याकरण कहलाता है। अर्थात व्याकरण वह साधन है जिसके माध्यम से हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने, लिखने और समझने का ज्ञान प्राप्त होता है। व्याकरण के 3 भाग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार। हमने समझा और सीखा। अपने विचारों को प्रकट करने तथा दूसरों के विचारों को समझने का माध्यम भाषा है। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं: लिखित और मौखिक। बोली एक सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है। प्रत्येक भाषा के लिखने के लिए चिन्ह होते हैं जिन्हें लिपि कहते हैं। व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है।